अस्सलामुअलैकुम जी एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे कहते हैं सुहाग सर। मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। विल टूट्स दिल सर। दिल थोड़ा सा टूटा। मैं तो सोचा मेरा बहुत टूटा है सर। मैं तो सोचा था आज सुहा भाई देखो मैच तो हुआ मजेदार हुआ, हमारी तरफ से ना हुआ, इंग्लैंड की तरफ से हो गया, बस उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट कर लेते हैं। उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट कर लेते हैं। आखिरी दो मैचों में उन्होंने जो फेंटी लगाई है, ऐसी फेंटी लगाई है कि मतलब उन्होंने पोल खोल के रख दिया। सर मुझे लग रहा था कि वो रेड कलर के कीड़े ना इर्द गिर्द ही है विकेट के ना, वो कोई जाने दे ही नहीं रहे थे बॉल को। अब सोचिए उससे पहले जो उन्होंने मारा है जो स्कोर कर दिया आखिरी मैचों में। यस सर, वो दोनों मैचों में यूं लग रहा था एक स्टेज के ऊपर मुझे। और एक और बात जो मैं करना चाहती हूँ सर, जो मैं नहीं करूंगी तो फिर मुझे लगेगा मैंने मिस कर दिया। सर हाथ में सुराख नहीं हो गए थे कल पूरी टीम के। हाँ। बाबर ने जो कैच ड्रॉप किया, यकीन करें मैं घर बैठ के रखा था कि मैं वो कैच पकड़ लूंगी, लेकिन नहीं। ओह माय गॉड सर, क्या मैच था। पहले तो हरमीत की तरफ चले ना, हरमीत साहब का भी दिल टूटा कि नहीं टूटा। आज सुर्ख पगड़ी दिल के रंग की बांधी हुई है हरमीत ने। अलार्मिंग रेड सुर्ख रंग की और सुर्ख रुमाल। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक और गुड मॉर्निंग रऊसफ और सोहा। बात आप दोनों की दुरुस्त है कि दिल तो टूटा है बहुत टूटा है। कल हमें जो भी उम्मीद की आवाज दे रहे हैं, हमें उम्मीद की आवाज नहीं आ रही। इस्लामाबाद से फासला कुछ ज्यादा हो गया, लाहौर के वैसे बड़े परेशान है, और एक तो हरमीत की आवाज लाहौरियों को नहीं आएगी तो फिर और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन कल सर मैंने एक बात नोट की, लाहौरी वैसे भी कल काफी परेशान थे। एक लाहौरी डिजर्व करते थे ना एक विक्ट्री, कि उनको एक विक्ट्री मिल जाती। नहीं, हमें हरमीत की आवाज नहीं आ रही। हरमीत की आवाज आती है तो कंटिन्यू करते हैं, फिर हरमीत से हम बात करते हैं। हरमीत थोड़ा सा जी, आज सुर्ख दस्तार सुर्ख रुमाल। जी आप दोनों को आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है क्लियर। हाँ तो दिल तो मेरा भी टूटा है, क्यों ना टूटे है। जिस किस्म की परफॉर्मेंस और जिस किस्म की कारकर्दगी जो की है, जो दी है, मैंने जो देखा बैट्समैन फिर हमारे बॉलर्स, जिस तरह पिटाई हुई है और जिस तरह पिटाई उनकी की गई है, तो तकलीफ तो हुई है, दुख तो हुआ है। और दुख इस बात का भी है कि यही टीम जाएगी आगे T20 के लिए। वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसके लिए यही टीम है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन जिस किस्म की परफॉर्मेंस हम देखने की इंग्लैंड ने की है और हमारे होम ग्राउंड पे जिस किस्म की शिकस्त से हमें दो चार किया है, यकीनन हमारे लिए कुछ सीखना उनसे होगा, क्योंकि जिस प्रोफेशनली से वो खेले हैं। आपने डेविड मिलान को दोबारा मौका दिया कि जो काफ़ी अरसे से बिल्कुल आउट ऑफ परफॉर्म थे और उन्होंने पहली बार इतनी ज़बरदस्त परफॉर्म की कि 78 रन उन्होंने बनाए। तो आपने तो बड़े मौके दिए इंग्लैंड को, और कल कैचेस जिस तरह ड्रॉप हुए, रऊसफ आपने देखा होगा, सोहा बाबर ने 2 कैच ड्रॉप किए, वसीम जूनियर ने 1 कैच ड्रॉप किया। यानी फील्डिंग में भी कहीं ना कहीं हम मार खा रहे थे। और वो जो आसिफ साहब है वो वैसे तो बड़े छक्के छुक्के मारते नजर आते हैं, लेकिन जब मैच आता है तो फिर वो अब पूरी सीरीज में उसने 2 छक्के मारे, आप ये अंदाज़ा लगा लें। और ये पूरी टीम जाएगी आगे खेलने के लिए, तो ना कोई तजुर्बाकार। और मुझे शुएब मलिक की बात वो फिर याद आती है कि यहाँ पे यारियां निभाई जा रही हैं, चेहरों को देख के ही सिलेक्शन की जाती है। तो ये चीज़ अगर होगी तो फिर तो यही हाल होगा हमारा। हाँ बिल्कुल, यारियां निभाई जाती हैं, लेकिन हकीकत ये है हरमीत के अगर इनके अलावा भी कोई टीम सेलेक्ट की जाए तो मुझे तो लगता है कि इतना टैलेंट ही नहीं है। मतलब ये सारे एक्सपोज कर दिए इंग्लैंड ने। और बाकी आपकी बात सही है कि ये टीम अगर जाएगी तो इससे कोई 1-2 मैचेस के अलावा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई बड़ी परफॉर्मेंस। ये ठीक है कि शाहिन शाह अफरीदी वापस आ जाएगा, बॉलिंग थोड़ी सी शायद बेहतर हो जाए। हारिस रऊफ ने कल अच्छी गेंदें की हैं, उससे भी उम्मीद है वहाँ पे विकेटों के ऊपर वो बेहतर कर लेगा। लेकिन उसके अलावा ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, और वो जो बड़े सुपरस्टार बने फिरते थे ना, मतलब इवन बाबर आजम के बारे में मुझे तो शक पड़ गया, पता नहीं बाबर आजम कहीं बहुत ज़्यादा ओवररेटेड तो नहीं है, कि सारे ये मैचेस जितने भी हुए हैं साथ के साथ कोई एक आध इनिंग में अगर बाबर आजम ने कोई स्कोर किया थोड़ा सा, तो वो भी रन रेट बेहतर नहीं था, बहुत स्लो रन रेट के ऊपर हरमीत उसने स्कोर किया। और सर कल के मैच में तो जब वो हारे, लेकिन रऊसफ आप देखें ना कि 2 खिलाड़ी रिजवान और बाबर अगर कुछ कर पाए तो पीछे टीम जो है वो कुछ टिक जाती है। लेकिन अगर ये दोनों कल जैसे दोनों आउट हुए हैं तो उसके बाद हशर क्या हुआ। और आपकी बात दुरुस्त है कि बाबर को हुआ क्या है पूरी सीरीज में हमने देखा कि उसकी जो, चलो रिजवान को तो हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो करते नजर आ रहे हैं, काफ़ी रन उन्होंने बटोरे हैं, लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है। और उसके साथ साथ कल हम ये देख रहे थे कि जब 2 आउट हो गए तो उसके बाद टीम का क्या हशर था। यानी पूरी टीम का इन्हिसार जो इन 2 खिलाड़ियों पर है, और ये 2 खिलाड़ी अगर कुछ करेंगे तो जाके कुछ होगा।
आपने पहले इतने ढेर सारे रन्स दे दिए, उसके बाद जब रन्सों की बारी आई तो ये इफ्तिखार की मैं अगर बात करूं, सिर्फ इफ्तिखार साहब कहा करते थे, गिला करते थे, शिकवा करते थे कि भाई मुझे जब भी मैं बैटिंग के लिए जाता हूं तो मुझे गेंदें नहीं मिलती हैं। लेकिन कल तो बहुत सारी ढेर सारी गेंदें आपको मिली, लेकिन कल क्या परफॉर्मेंस थी, क्या कल कौन सी आपने कारकर्दगी दिखाई? तो अफसोसनाक था, सब कुछ बड़ा मायूस कुन था और बड़े मायूस हम हुए पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस। सारी प्लेयर जितने भी हैं ना, चाहे मतलब आप ये देख लो यानी लेटर स्टेज के ऊपर आने वाले शान मसूद हैं, उन्होंने भी कोई ख़ास परफॉर्म नहीं किया। लोग बहुत मतलब ठीक है 56 रन कर लिया, लेकिन उससे पहले मैचेस में भी उनका रन रेट ही इतना अच्छा नहीं है। अगर अपनी विकेट बचाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा रन्स किए भी तो उसको भी कोई काबिल ज़िक्र ये नहीं कर सकते। आप ये देखो कि फिल सॉल्ट ने जिस वक्त शुरू किया, पहली बॉल से उसने मारना शुरू किया और उसके बाद इंग्लैंड में विकेटें गिरी भी हैं तो कोई भी प्लेयर उनका ऐसा नहीं है जिसने आके रन रेट को नीचे जाने दिया हो। मुसलसल वो इंक्रीज हो रहा था सर, इंक्रीज हो रहा था। मतलब ये है कि सुहा तो बच गई, सुहा तो जा रही लगी थी कल मैच देखने के लिए ग्राउंड में। ऑफर थी, आपने भी रिजेक्ट किया ऑफर। सुहा तो ज़्यादा दिल टूटना था। सर स्टेडियम कैसे खाली हुआ था लास्ट में जब मैचेस के आखिरी बॉल्स चल रहे थे। ऑब्वियसली क्रिकेट वाली टीम जो है वो खुद ये सोच रही थी कि हम बस खाना पूरी करें और हम भी यहाँ से चलते बने, लेकिन लाहौर ये जिस हद तक डिसअपॉइंट हुए हैं। एक और हमने फैक्टर बड़ा देखा है, कल वहाँ नारेबाजी भी बहुत ज़्यादा की गई है। और सर इस ओवरऑल सिनेरियो में मैंने आज सोचा था कि हम मैच के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पूरी कौम मायूस है, हम मायूस है, लेकिन अब्दुल रऊफ साहब और हमीद जिन टेक्निकलिटीज़ की बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए आगे हम अगर इस टीम को भेजेंगे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ना पाकिस्तान की और ना इंग्लैंड की, ये पाकिस्तान में क्रिकेट की थोड़ी बहुत जीत हो सकती है। 17 साल बाद अगर इंग्लिश टीम आई है तो ये क्रेडिट जाता है कि सिक्योरिटी पर्पज़ से। और अगर आप देखें ओवरऑल अकोमोडेशन तो बड़ी अच्छी रही है। मोइन अली ने कोई कल ट्वीट भी की है कि मेरा अकोमोडेशन बड़ा अच्छा था, खाना लाहौर का बड़ा अच्छा था, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। कुछ ट्वीट्स भी वो करते रहे हैं कि मुझे बड़ी पसंद है कराची और लाहौर की ये गैदरिंग जहाँ मैं बैठता हूँ। तो ये ओवरऑल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 17 साल बाद जब ये टीम आई है तो उसके बाद आगे भी फर्दर अब हम विश करते हैं कि मजीद टीम्स आती रहे, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल में चलते हैं अपने रनडाउन की तरफ। हमने ये स्टोरी जो है इसको आज डिटेल में फिर भी बात करनी है, इसकी जिक्र करना है तो आगे चल के करेंगे। हम एक डिटेल सेगमेंट करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट हम टॉप स्टोरीज की बात कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे कि ऑडियो लीक्स में विफाकी काबीना ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की बाकायदा मंजूरी दे दी है। और आपने देखा कि वारंट गिरफ्तारी भी जब आए वीकेंड पे तो काफ़ी हल्ला गुल्ला हमने देखा, इर्द गिर्द काफ़ी हैपनिंग्स हुई, लेकिन बाद में पता चला कि ये बेलेबल है। तो काफ़ी हमने देखा कि न्यूज़ भी और शोज़ भी और हर जगह ये काफ़ी चर्चा हुआ है। इसके अलावा PTI ने ऑडियो लीक्स की FIA से तहकीकात का फैसला मुस्तरद कर दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। इसको डिटेल में आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम आपको एक ट्रेलर भी दिखाएंगे मूवी का। वो कौन सा होगा सर? जॉन विक। ओके, आपने बता दिया, मैंने कहा थोड़ा सस्पेंस रख लेते हैं। चलिए बता दिया, जॉन विक की जो है ये अब ट्रेलर आपको दिखाएंगे, फिर इस पर थोड़ा सा तबसरा भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब, और ये जो हॉलीवुड पे तबसरा देते हैं तो मेरा इंटरेस्ट पैदा हो गया मूवीज़ देखने का, तो इनसे हम इस हवाले से जानेंगे। और मुलाजमत पेशा खवातीन, यानी ये मेरी बात हो रही है, और खवातीन जो स्क्रीन के उस तरफ हमें बैठ कर देख रही हैं, काम करने वाली खवातीन, ये सेगमेंट आपके लिए है कि मुलाजमत पेशा खवातीन के मसाइल और पाकिस्तानी मुआशरा अब तक उन्हें दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर सका है या नहीं कर सका, क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जनाब, जो जगराता करते हैं, जिन्हें रात को देर तक सोने की आदत है। रात को देर तक सोने से डायबिटीज़ की एक किस्म है जो आपको हो सकती है, डायबिटीज़ 2 सर जी, टाइप 2 जिसको बोलते हैं, वो हो सकती है। तो इसके आपको सिम्पटम्स बताएंगे। जो डॉक्टर्स हैं वो यही कहते हैं कि वही जो बात असल में आती है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएं जल्दी उठें, तो आप अपने मशगूलात जो हैं उनमें अगर तब्दीली लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर, टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। बल्कि टॉप स्टोरी बता दिया, डेली डोज की तरफ चलते हैं। आज रोज पहली खबर सुन के मुझे भी बहुत अफसोस हुआ।
सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा इंडोनेशिया से खबर थी, वहाँ पर मलंग जो उनका एक शहर है इंडोनेशिया में, फुटबॉल मैच के दौरान सर ऐसी भगदड़ मची कि 174 अफराद हलाक हो गए हैं, 180 जख्मी हुए हैं। और बस क्या हुआ, मैच खेला उन्होंने और जो हारने वाली टीम थी उनके सपोर्टर्स जो हैं वो पिच पर उतर आए और उन्होंने भगदड़ मचा दी और उसके बाद उसके नतीजे में आंसू गैस की शेलिंग की गई। और जब सब लोग गेट की तरफ गए तो सर वो जो भगदड़ गेट की तरफ थी ना, उसमें कुचले गए हैं बहुत सारे लोग। बहुत ही अफसोसनाक खबर है और बुनियादी तौर पे ये किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री आप उसको कह लो, उसके अंदर वैसे तो खैर डेवलप्ड मुल्कों में भी हो जाता है हंगामा फुटबॉल के स्टेडियम्स में, लेकिन हमारे यहाँ को पता नहीं किस्मत इस तरह की ज़्यादा होती है, लोग जो है जमघटा कर लेते हैं। तो उस जमघटे में जो आंसू गैस की शेलिंग हुई है, उस शेलिंग ने लोगों को मजबूर किया भागे और जब वो भागे हैं तो फिर वो कुचले गए और दम घुटने से बेशुमार हलाकतें हुई हैं। और क्लेम सर वो ये करते हैं कि पुलिस वाले के एक्चुअली इन हरीफों ने और ये जो खास तौर पर सपोर्टर्स थे इन्होंने हम पर हमला किया, तो हमने जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस की शेलिंग कर दी और उस शेलिंग की वजह से जो इर्द गिर्द के लोग थे जो कि नहीं भी मैदान में कूदे थे वो गेट की तरफ भागे हैं कि हम यहाँ से निकलें, ये हमें मतलब हार्म ना करे आंसू गैस की जो शेलिंग है। तो उस भगदड़ के नतीजे में जो आम शहरी भी थे, जो आम वहाँ पर आए हुए थे लोग देखने के लिए, सर वो शदीद मुतासिर हुए हैं। हलाकतें तो देखें सर, 174 हलाकतें हुई हैं, बहुत ही अफसोसनाक, 180 जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। और कहीं ना कहीं आप देखें ना कि स्टेडियम तो वैसे भी आप उसके जो गेट्स होते हैं वो वैसे ही बहुत तंग होते हैं, उसे निकलना अंदर आना बड़ा मुश्किल होता है और आप वहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग कर दें तो नुकसान तो कहीं ना कहीं पुलिस की जानिब से बहुत बड़ी गलती हुई है और नहीं होना चाहिए, कुछ तरीका और अपनाना चाहिए था। लेकिन आंसू गैस से जो नहीं थे वो लोग भी उतर आए और उन्होंने भी मैदान में जब वो कूदे तो हलाकतें हुई और हलाकतों के बाद आप देखें ना कि पूरा स्टेडियम जो है खचाखच भरा हुआ है और आंसू गैस, जाहिर बात है जो शेलिंग होती है आंसू गैस की उससे बड़ी तकलीफ़ होती है, आंसू निकलते हैं, घुटन होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो वहाँ से निकलते निकलते हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा हुई। ऐसे बहुत अफसोसनाक खबर है ये। जी बिल्कुल आगे चलते हैं, खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग थोड़ी सी खबर है, आपने इसको सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा भी होगा। कपल ऑफ फैसलाबाद के बारे में आपको बताते हैं। 38 साल सर जिंदगी के इन्होंने सेम कपड़े पहनते पहनते गुजार दिए, एक ही जैसे डिज़ाइन के, एक ही जैसे रंग के और बड़ी थान से, हाँ एक ही थान से, सबसे बड़ी बात है। लेकिन सर मैं सोचती हूँ कि अगर खातून का दिल करे पिंक कलर का जोड़ा पहनने का तो क्या पिंक कलर नहीं, वो उन्होंने ये बताया जब उनकी तफसील में गए हैं तो उन्होंने ये बताया कि जो कपड़ा है वो हम मर्दाना पसंद करते हैं। अच्छा। उसमें डिज़ाइनिंग इस तरह की कर लेते हैं कि दोनों को सूट कर सके। बहरहाल ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं, ये जैसे सोहा ने बताया एक ज़माना हो गया, 38 बरस हो गए, 38 बरस से ये एक जैसे कपड़े पहनते हैं। हाँ, शादी के पहले साल जनाब कहते हैं हमने सोचा कि कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम मुख्तलिफ हो जाए और लोग हमें मुख्तलिफ नज़र से देखें। लेकिन उन ज़माने में बकौल इनके सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो हम इतने वायरल नहीं हुए। आजकल अगर 21st सेंचुरी की बात करें तो अब तो वारे न्यारे हो गए हैं, हर कोई सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे पहुँच जाता है। लेकिन सर लग बड़े प्यारे रहे हैं। हाँ, लग बड़े प्यारे रहे हैं। और वो ये कहती हैं कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि एक ही थान से, जैसे हरमीत ने कहा है, तो मर्दाना कपड़ा लेते हैं लेकिन उसमें डिज़ाइनिंग करते हैं और डिज़ाइनर खातून है। ये डिज़ाइनर जो है ये बेगम है इनकी, जो मतलब करती हैं फैसलाबाद। लग भी रहा है रहू साहब जो उनके शोहर हैं उस पर जो डिज़ाइनिंग हुई है वो तो सेम बिल्कुल उस खातून उनकी जो वाइफ है बिल्कुल सेम लग ही रही है, तो डिज़ाइनर कहीं ना कहीं खातून ही लग रही है मुझे। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी जोड़ी है, बड़ी मज़े की है। और ये देखें ना कि इस ज़माने में बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है एक दूसरे को, वो एक दूसरे एक थान से भी सिलवा के वो उसी में गुजारा कर रहे, तो बड़ी मज़े की जोड़ी है वैसे। और हरमीत सबसे बड़ी बात यह है कि फैसलाबाद की जान है ये, कोई तकरीब हो उसमें इनको इनवाइट किया जाता है, अदबी तकरीब हो, सकाफती हो, इनकी जोड़ी को लोग बहुत शौक से मदऊ करते हैं और फिर अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये जिस अंदाज में आते हैं वो अंदाज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों का। और कपल ऑफ द फैसलाबाद का उनको भी टाइटल भी मिला हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कपल ऑफ फैसलाबाद के इस टाइटल को बड़ा एंजॉय करते हैं और वो कहते हैं कि हमने नहीं, लोगों ने हमें ये टाइटल दिया। और उसके बाद फिर आप ये देखिए कि सर ये जब फेमस हुई दोनों कपल एज और फिर उसके बाद ख़बरें चलना शुरू हो गई तो फिर मॉर्निंग शो में अपीयरेंसेस और डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे इंटरव्यूज़,
सो दे बिकेम द कपल ऑफ फैसलाबाद। सो ये बड़ी अच्छी बात है, मोहब्बत का इजहार सर ऐसे होना चाहिए। जी बिल्कुल, अच्छा मोहब्बत जी, का इजहार। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आपको बताएं कि नाबीना स्केटबोर्डर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। 13 साल की उम्र में जब सब ये देख सकते थे उस वक्त उन्होंने शुरू किया ये खेल, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी बीमारी की तशख़ीस हुई जिसमें ग्रेजुअली आपकी जो आई साइड है वो इतनी वीक हो जाती है कि आंखों की रोशनी है वो ज़ाया हो जाती है। तो आंखों की रोशनी ज़ाया हो गई और फिर बहुत सालों बाद अब उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि नहीं, मैं बिनाई के साथ, बिनाई के बगैर ही ये दोबारा से गेम शुरू करूँगा। 22 फुट 5 इंच लंबे रेल के ऊपर इन्होंने अपना स्केट बोर्ड जो है वो चलाया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। कोई भी आदमी जो आंखों के बगैर है, जिसकी रोशनाई नहीं आंखों की, उस हवाले से देखा जाए तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और बड़ी हिम्मत की बात है, चूँकि एक ऊंचे रेल के ऊपर हरमीत चलाना, अपना स्केट बोर्ड जहाँ पे बैलेंस कायम करना होता है और आपको नज़र भी ना आ रहा हो, आदमी देखता हुआ तवाज़ुन अपना बरकरार रखता है। तो इन्होंने बगैर देखे हुए और सिर्फ एक सफ़ेद छड़ी कहते हैं मेरी मददगार होती है सामने अगर मैं देखूं को देखने के लिए। और डेनियल सर इनका नेम है और मैंने जैसे बताया कि 13 साल की उम्र में इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद बिनाई जाने के बाद इस गेम को ऑब्वियसली उन्होंने रोक लिया, लेकिन कई सालों बाद अब उन्होंने सोचा कि नहीं, ये मेरा शौक़ है, ये मेरा खेल जो मैंने खेलना है, तो मैं इसको अपनी इस महरूमी का शिकार नहीं होने दूंगा। तो इन्होंने दोबारा से किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। सो दैट इज़ गुड रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि 12 बहन भाइयों का सर 1000 बरस की मजमुई उम्र का आलमी रिकॉर्ड। सर लोग कैसे कैसे रिकॉर्ड बना लेते हैं। देख लो, इन्होंने तो नहीं बनाया, ये तो इनके वालिदैन ने बनाया होगा, बाकी आगे ये जिंदा रह गए। 12 बच्चे पैदा करना तो इनके वालिदैन का रिकॉर्ड है सर ये बुनियादी तौर पे। लेकिन माशाल्लाह मतलब ये है कि सारे जिंदा हैं और जो सबसे बड़े हैं वो कोई 98 के हैं मेरे ख्याल में, और सबसे छोटे जो हैं वो 76 कितने प्यारे लग रहे हैं सर, देखिए और 98 का उनको हो जाना है मेरे ख्याल में इसी साल में, शायद कोई ऐसा है उनकी साल बर्थडे है। सर बड़ी मतलब आप देखिए 1000 साल को कवर किए इन सारे 12 बहन भाइयों ने मिलके। इनकी एज उस वक्त 76 से लेके 96 के इन बिटवीन है, तो ऑब्वियसली सर 100 साल के तो माशाल्लाह खुद हुए सारे। हाँ, और सारे सेहतमंद हैं, सबसे बड़ी बात यह है। मैं इनके एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे बारी बारी एक रूम के अंदर ये एंटर हुए हैं और रूम में लोगों ने क्लैप किया, जिस तरीके से गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया वो देखने वाला था। तो हरमीत मतलब बड़ा ही कमाल है, मतलब एक तो मोहब्बत वैसे लग भी रहा है कि मुख्तलिफ हाँ ये देखें ना कि एक मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए वो उनका जो इकट्ठा होना है, और फिर जाहिर बात है कि पूरी फैमिली का जिंदा रहना भी बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र में भी उस तक पहुंचे और वो हयात हैं और उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, तो ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। सर मैं भी इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही थी कि चलिए 12 बहन भाई तो हैं, 1000 साल तो पूरे हुए सर, अभी तक माशाल्लाह 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 सारे अलाइव हैं। हाँ, तो वही तो मैं बात कर रहा था, जाहिर है तभी तो 1000 साल पूरे होते हैं। तंदुरुस्ती है, देखिए ना उनकी एक्टिव, उनकी रूटीन, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि ऑब्वियसली 100 उम्र तक तो आराम से पहुंच जाते हैं। और हम तो अभी से बातें करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हरमीत कितनी उम्र होगी? 60 साल आपकी और मेरी 70 साल, अगर हमने भी ये लाइफस्टाइल जो हमारा आजकल है अगर अपनाए रखा तो ठीक है। हमारा हमें एक ब्रेक लेनी है, हमें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिटेल में अपने पॉलिटिकल सेगमेंट को शुरू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान के खिलाफ ऑडियो लीक्स के हवाले से काबीना ने कल कार्रवाई का ऑर्डर दे दिया। FIA को कहा जा रहा है कि वो इसकी तहकीकात करे। इस तहकीकात में 2 साबिक वज़रा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भी तफ्तीश FIA करेगी। इसको वैसे तो PTI ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये तहकीकात होनी है तो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट के तहत वो तहकीकात करें। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब। उनसे चल के ये कार्रवाई के FIA के ज़रिए होना बेहतर कदम है इसकी। सुप्रीम कोर्ट। हाँ इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो कल हुआ कि FIA कार्रवाई करेगी, उस साइफर के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं और साइफर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझसे गुम हो गया है। अब वो साइफर ही गुम हो गया तो तहकीकात किस तरफ से होगी, क्या किया जाएगा? मतलब वो भी एक उसके बारे में मरियम ने कल ये कहा कि साइफर एक कौमी दस्तावेज है, उसका गुम होना, इसके बारे में भी तहकीकात होनी चाहिए। इस हवाले से फरमाइए। यार ये सब फजूल बातें हैं, इसका मेरे से कोई तल्लुक नहीं, सीधी सी बात है। तो
अदालतों पे उसको सारा बोझ डालने की आदत पड़ गई है। अदालतें सारा तमाशा देख रही हैं। अदालतों को साफ इनकार करना चाहिए कि भाई ये काम हमारा नहीं है, अदारों का काम है। तो आज FIA का काम भी सुप्रीम कोर्ट ने संभालना है, तो कल फिर पुलिस के मुकदमात भी जो इंदराज मुकदमा के बजाय दरखास्त उठी नहीं देनी है, फिर ये चला ले, वही सुप्रीम कोर्ट ही चला ले सारे मुल्क को। सुप्रीम कोर्ट को भी तो सोचना चाहिए ना कि उसकी जुडिक्शन क्या है और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। मतलब एक आदमी ने फैसला कर लिया कि वो उससे किसी इदारे को नहीं मानना, ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मानता है, ना वो FIA को मानता है, ना वो पुलिस के थाने को मानता है, ना वो छोटी अदालत को मानता है, ना वो किसी का एहतराम करता है। तो अगर ये इस तरह नहीं चलेगा मामला, ठीक है, अगर उनका लाडला है किसी का तो लाडले को चलाएं फिर, और फिर इस मुल्क में जो उसके नतीजे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं वो भी फिर भुगतने के लिए तैयार रहें सारे। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख होता है कि जब भी उन पे कोई मुकदमे की बात की जाती है तो वो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ भाग के उसकी प्रोटेक्शन देते हैं, तो ये गलत है। और बल्कि एक मसले में मुझे खुशी हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो शेख रशीद साहब एक दरख्वास्त लेके गए, तो उन्होंने उनको झाड़ा और उनको कहा कि आइंदा ऐसी दरख्वास्त लेके आए तो मैं तुम्हें जुर्माना भी करूँगा। तो इन अदालतों को भी तो ये सोचना चाहिए, इनका ये काम नहीं है। भाई बंद कर दें FIA वगैरह सब कुछ बंद कर दें, ये एक ही इदारा रख ले, जिस किसी को कोई शिकायत हो वो सीधा अदालत में चला जाए। प्रोसिक्यूशन वगैरह तफ्तीशी इदारे होने नहीं चाहिए। फिर सर तहकीकात तो चलिए हम बात की बात करते हैं, तहकीकात तो इदारों ने करनी है, वो सुप्रीम कोर्ट हो, FIA हो या कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जिनका काम है उसी को करना चाहिए। अगर साइफर की बात की जाए इटसेल्फ, तो ये बयानियाँ इतने अरसे तक चलाने के बाद आप उसी के सहारे पे एक बयानियाँ बिल्ड करते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को उनके दिमागों में इंडल्ज करने की एक सोच की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो साइफर ही गुम हो जाता है। इस सारी कहानी को आप किस तरह से देखें ना, अगर देखें फिर वही बात है ना, गुम होने की तो तफ्तीश ही करेगा ना, कोई तफ्तीशी अफसर ही करेगा ना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तो नहीं करेंगे ना। उसका तफ्तीश करने का एक तरीकाकार है, उनकी एक तरबियत होती है, कुछ ट्रेनिंग होती है, वो कुछ बयान देंगे। ये तो बयान देने को तैयार नहीं है। ये तो जब बेल करवाई जाती है तो वहाँ टैक्सर करने पड़ते हैं, अंगूठा लगाना पड़ता है। ये तो अंगूठा जाके लगाने को तो नहीं समझते हैं। ये भाई ये कोई खास किस्म के लोग हैं, ये खास किस्म की कुछ चीज है जिनके लिए खास किस्म की रियायतें चाहिए और खास किस्म की सहूलतें चाहिए और खास किस्म का माहौल चाहिए। तो वो फिर देख ले, ये कौन फैसला कर ले। हाँ नहीं, आप इफ्तिखार सही कह रहे हो। मतलब खान साहब तो किसी... सर हमने देखा जब ये बयानिया उरूज पर था साइफर के हवाले से, तो मरियम नवाज साहब का एक बयान आया था जिसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लगभग उधर ही उसने ये बात की थी कि ये जो साइफर है ये एक रद्दी का टुकड़ा है, इसकी कोई अहमियत है नहीं। लेकिन परसों उन्होंने एक ट्वीट किया था जो आपने भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि साइफर का गुम हो जाना इस तरह की शख्सियत को इस निशान इबरत बनाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि कभी वो रद्दी का टुकड़ा बना देती, कभी उसको इतनी अहमियत मैं आज नहीं भी देती कहता हूँ एक रद्दी का टुकड़ा है। अब रद्दी का टुकड़ा अगर एक प्राइम मिनिस्टर के पास हो और प्राइम मिनिस्टर उस रद्दी के टुकड़े को साबित करता फिरे कि वो एक साजिश है, तो उस रद्दी के टुकड़े को पढ़ना तो पड़ेगा ना। उस रद्दी के टुकड़े की कुछ तफ्तीश तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। या मरियम का जो बयान है वो सुप्रीम है सारे मुल्क के ऊपर। मरियम का बयान क्या है? मरियम का बयान एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो रद्दी के टुकड़े में लिखा क्या हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरे के पूरे सिस्टम को हिला कर रखा जा रहा है, तमाम अदारों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। वो रद्दी के टुकड़े में कुछ तो लिखा होगा ना यार, भला वो रद्दी का टुकड़ा हो, टुकड़ा तो है ना, लहराया तो गया, उस पर डिबेट हुई, फौज ने भी उस पर मीटिंग्स की, काबीना ने भी उस पर मीटिंग की, तो रद्दी का टुकड़ा मिलना तो चाहिए। ये तो नहीं कि रद्दी का टुकड़ा मैं जेब में डाल के चला जाऊं और उसी रद्दी के टुकड़े के ऊपर मैंने सारी पॉलिटिक्स भी की हो। मैं मरियम के बयान पर कोई अहमियत नहीं देता। सवाल इसके मरियम के बयान पर नहीं है, सवाल है कि क्या कोई ऐसा साइफर आया जिससे पाकिस्तान के तमाम अदारों को मुतासर किया गया, झूठ बोला गया। वो कागज कहाँ है? वो कागज में कुछ भी नहीं है। अगर वो ब्लैंक पेपर भी है तो किधर है? उस पर किसी के दस्तखत तो नहीं है, फिर भी पता लगेगा। उस ब्लैंक पेपर पे फिंगरप्रिंट्स होंगे, हमें वो फिंगरप्रिंट्स भी देखने हैं, हमें उसका फोरेंसिक टेस्ट भी करवाना है। वो कागज कहाँ का था, उसकी वैल्यू क्या थी, कहाँ छपा था, कहाँ प्रिंट हुआ था, कहाँ बना था,
कमाल कर रहे हैं हम लोग। हमने इस रियासत को मजाक बना के रख दिया। वो नहीं, वो कोई किसी किस्म की तफ्तीश में वो शामिल नहीं होगा, या ये उसका जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। और सर बार बार जब वो ये भी कहते हैं, इमरान खान सर जब भी स्क्रीन पर आते हैं, खिताब करते हैं किसी टीवी शो के थ्रू या फिर जलसे के थ्रू, वो हमेशा ये कहते हैं मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ गिरफ्तारी के लिए। आपने देखा कि वीकेंड पे ये जो हमने देखा कि वारंट गिरफ्तारी जा रहे हुए, उसके बाद काफ़ी चहमुगोइयाँ हुई हैं बहुत सारी जगहों पर, और इस पर भी उन्होंने यही कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं। गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी मोहतरमा। वो था कि वो अदालत में पेश नहीं हुए। जब आप अदालत में पेश नहीं होते तो आपके वारंट निकलते हैं और उस वारंट के बाद जमानत हो जाती है। जमानत के ऊपर देखने के जो कागजात हैं, क्या उस जमानत नामे पे इन्होंने अपने दस्तखत किए हैं या नहीं किए हैं, मेरे लिए अहम बात। इसमें लिखा होता है असालतन या वकालतन, या आदमी को पेश होना पड़ता है या उसका वकील पेश होना होता है। देखने के इसका वकील पेश हुआ, ये खुद नहीं पेश हुआ। ये कभी भी किसी भी अदालत में पेश होके अपने दस्तखत नहीं करेगा, अपना अंगूठा नहीं लगाएगा, क्योंकि वो इस मुल्क के इन अदारों को इस काबिल समझता ही नहीं है। वो इन तमाम अदारों से बालातर है और वो साफ कहता है। मैं हैरान हूं कि आपको अगर वो उसकी तकरीरें, ये उसकी जो कल उसने तकरीर की, ये उसकी 54th स्पीच थी, 54th अप्रैल के बाद। तो कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, एक 54 जलसों का, वो तो डिबेट करना चाहते नहीं, हमारी जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये है कि उनमें क्या क्या कह रहा है वो किसी को नहीं मानता। कोई चौकीदार बना देता है, कभी किसी को जानवर बना देता है, कभी और किन को बता रहा है, किन के बारे में कह रहा है। खाकी वर्दी पहनने वालों के बारे में नौजवान नस्ल को ये एक कहानी ऐसी सुना रहा है कि कल वो नौजवान नस्ल उस खाकी वर्दी की कतई तौर पे कोई इज्जत और एहतराम करे ना, क्योंकि वो कहता है कि ये खाकी वर्दी वाले मेरे साथ नहीं है तो ये फिर वो जानवर हैं और फिर वो बुरे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, वो नाकाबिल एतबार हैं, इन पे एतबार नहीं करना चाहिए, ये साची हैं, ये मुहब्बे वतन नहीं है। किनको बता रहा है? नौजवान नस्ल को। आपको अगर नहीं समझ आ रही तो अपनी मर्जी। हाँ, लेकिन नौजवान नस्ल जितनी बरगश्ता हो गई है, जितना ज़्यादा उनको एक तरीके से मिसगाइड कर दिया गया, आप समझते हैं कि ये जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, यानी जो मीडिया के ऊपर भी मुख्तलिफ चैनल चला रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर चैनल चला रहे हैं कि इमरान खान का झूठ बेनकाब हो रहा है, इसका कोई असर पड़ता नज़र आता है? अगर बात यह है कि मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि मैं खुद फौज के रवैये के खिलाफ हूँ कि फौज का कोई काम नहीं था कि पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करे और अपनी मर्जी की हुकूमतों को लाने के लिए हुकूमतों के तोड़ फोड़ के अमल में शामिल हो। ये 1954 से वो कर रहे हैं। चले, अब उन्होंने 11 साल मेहनत की, 3 रिटायर्ड DGI से अब वो रिटायर्ड हो गए। उन्होंने मेहनत की, उनके स्टाफ ने मेहनत की कि कैसे आदमी को चुना जाए जो 2 सियासी पार्टियों को खत्म करते, नहीं खत्म कर सके। अब उसने जो खौफनाक खेल करना शुरू किया वो उस अदारे पर बात कर रहा है। बात पहले थी, मरीम और नवाज ने 2 आदमियों का नाम लिया था। उन्होंने कहा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके कमर बाजवा का और फैज का कि आप 2 शख्स पाकिस्तान के सियासत के अमल में मदाखलत न करें, राइट। उन्होंने बाई नेम 2 आदमियों को कहा था। अब ये तो सारे अदारे को, कोई जानवर, कोई न्यूट्रल, कोई चौकीदार, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। आपको अगर नहीं समझ आ रही इस फर्क की तो मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन ये संजीदा मामला है। 2 अफराद के अमल को बुरा कहना और उनको वार्न करना और चीज है, पूरे अदारे को मिलाइन करना और कहना है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं देते हो तो तुम अच्छे नहीं हो, ये और चीज है। बिल्कुल ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें, खान साहब ने कल ये आपने सुना भी होगा, उनका ये भी कहना था कि अगर आप में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं, यानी खुलेआम धमकी। और इदारों पर तो तनकीद पर आपने बात कर ली कि इदारों की तरफ से नॉर्मल हम देखते थे कि कोई ना कोई बयान आईएसपीर की जानिब से आ ही जाता था, लेकिन इस बार हम बिल्कुल खामोशी देख रहे हैं। क्या मामला जो हैं वो खामोशी से निपटाए जाएंगे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता जी। वो मैं तो ट्वीट करता हूँ, दोस्त मेरे से नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई उसको छू भी नहीं सकता, उसको टच भी नहीं कर सकता, अच्छा। उसको उंगली भी नहीं लगा सकता। मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है इफ्तिखार, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। कल मैंने कोई
मरियम औरंगजेब के एक स्टेटमेंट देखी जिसमें कुछ मीडिया नुमाइंदगान उनसे पूछ रहे थे कि इमरान खान साहब तो बहुत खतरनाक हो गए हैं। वो आगे से जवाब दे रही थी कि नहीं, मैं तो 5 साल से कह रही हूँ कि वो बहुत खतरनाक है। तो सर ये बात किसी हद तक ठीक है कि उन्हें इस लिहाज से हिलाया नहीं जा सकता अपनी जगह से, गिरफ्तारी की जो बात क्यों कर नहीं रहे हो हैं? सकता? मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि थोड़ी सी गवर्नमेंट अब अपनी जो रिट है उसको मजबूत करे, उसके तहत अगर गिरफ्तार करना है। सिर्फ मेरे ख्याल में एक बात का वो अंदाज़ा लगा रहे हैं और वो अंदाज़ा लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो उसका रिएक्शन कितना आफ्टर शदीद इफेक्ट्स आएगा। क्या होंगे? जिस नौजवानों की आप बात कर रहे हैं जिन्हें मैनिपुलेट किया गया है, जिनके दिमागों को हमने काफ़ी हद तक ब्रेन वॉश कर दिया है अब तक थ्रू, अगर पीटीआई की बात की जाए, इमरान खान साहब की बात की जाए, सर बाहर किसी भी मुल्क में जाते हैं बहुत सारे केसेस हुए हैं। मरियम औरंगजेब के साथ रिसेंटली हुआ है, इसके अलावा हमने देखा कि एहसन इकबाल के साथ हुआ है। तो वहाँ की जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो किस तरह से पॉइजनड हो चुके हैं। तो वो क्या रिएक्शन आएगा सर, उसके डर की वजह से मेरे ख्याल से इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ हरमीत, आपका क्या कमेंट है? मतलब क्या गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या हाल है, वफाक का दिल तो कर रहा है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आपके पास सिर्फ एक ही इस्लामाबाद बचा है, सिंध और इस्लामाबाद के अलावा बाकी आपके पास कुछ है नहीं। और आपने जो डिमांड की थी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की, वो भी रिजेक्ट हो गई। खैबर पख्तूनख्वा ने भी रिजेक्ट कर दिया, पंजाब ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे किसान ऑलरेडी बैठे हुए हैं, पूरा ब्लू एरिया जो है उसको शाहरा फैसल को ब्लॉक कर दिया और आज उन्होंने धमकी भी दी है कि वो डी चौक पहुंचेंगे अगर उनके मामला जो है वो सॉल्व ना हुए। तो ऐसे में ये तो पार्ट 1 लग रहा है मुझे, ये जो धरना है। और ऐसा लग रहा है कि खान साहब अभी जो है तैयारी मुकम्मल तौर पर, कल जिस तरह मीटिंग भी उनकी हुई थी, तो आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं कोशिश तो है, लेकिन अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है, परसों सिर्फ खबर आई और हमने बनीगाला और हमने लाहौर लिबर्टी चौक देखा, हमने दीगर कराची और पेशावर देखा, तो वहाँ पे जिस तरह लोग निकल आए हैं, तो आपकी ये सोहा जिस तरह फरमा रही है, हम बाहर की दुनिया में अगर देखें तो खान साहब ने भले ही एक रिजेक्टेड बयानिया जो अदालत ने, जो सलामती कौंसिल कमेटी ने, जो अमेरिका ने, जो आपके पार्लियामान ने रिजेक्ट किया, उस बयानी को उसने ऐसे जबरदस्त तरीके से डिलीवर किया कि आज वो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कभी नहीं मानेंगे। वो आज भी कहते हैं ये सारी चीजें सच है, खान साहब जो कह रहे हैं वो सच है। ये जो साफी कहते हैं या जो पीडीएम कह रही है बिल्कुल झूठ है। आज भी वो अंधा एतमाद कर रहे हैं, आज वो अदालत में आ रहे हैं, आप जाएं वहां पर रश देखें, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल है कि उनके लिए, हुकूमत के लिए जो है वो मजीद मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगी कम होने के बजाय, क्योंकि ऑलरेडी मईशत का बुरा हाल है, आपके पास जिम्मेदारियां बहुत सारी है, सैलाब की तबाहकारी है। ऐसे में अगर वो ये अपने लिए कुछ ऐसा इकदाम उठाते हैं तो उसका नुकसान जो है उसका खमियाजा हुकूमत को ही भुगतना पड़ेगा। और इस वक्त कभी फौज जो है वो अपनी आवाम पर चढ़ाई नहीं करेगी। अगर ये फौज को भी तलब कर लेते हैं, पुलिस की इतनी तादाद नहीं है, पूरी पुलिस के अगर आप देखें तो आप उसकी इतनी तादाद बनती नहीं है, वो कितना मुकाबला करेंगी अवाम का। और अगर आप पूरी फोर्स को भी लगा दें बड़ा मुश्किल होगा, और मेरे ख्याल में फौज कभी इस चीज़ में इन नहीं होगी, तो ये बड़े मुश्किलात होंगे। इसलिए वफाक कहीं ना कहीं चुप है, कहीं ना कहीं खामोशी है। हालांकि मरियम नवाज साहब के जो बयानात हैं वो तो बड़ा सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। नवाज शरीफ साहब बड़ा कभी नरम गोशा रखते नहीं है खान साहब के लिए, लेकिन ऐसे इन हालात में वो काफ़ी मजबूर हैं। हाँ, उनको कहीं ना कहीं अदालतों की कार्रवाइयों में, इन चक्करों में फंसा दिया जाएगा और खान साहब उसी तरह रहेंगे जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहब 90s में नवाज शरीफ ने जिस तरह उसको फंसाया था, जरदारी साहब को और बेनजीर भुट्टो साहबा को, इसी तरह इमरान खान साहब जो है केस पे केस भुगतेंगे और इंक्वायरी पे इंक्वायरी जो है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब की सर इसी वाले से आई थी कि जब तक ये मुझे नाअहल नहीं करेंगे ये इलेक्शंस नहीं कराएंगे। हाँ, ये एक स्टेटमेंट थी जिसको जर्नल पर्सपेक्टिव में लिया जा सकता है, लेकिन आपकी बात हरमीत बिल्कुल दुरुस्त है कि हालात खुदा ना खास्ता इतने ख़राब हो जाएंगे कि अल्टीमेटली नुकसान हमारे मुल्क को ही होगा, हमारी मैशियत को ही होगा, जो अब थोड़ी सी बेहतर होने लग गई है। तो ये हम सर अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हाँ, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है पब्लिक न्यूज़ के, वो काफ़ी पब्लिक में रहते हैं और कुछ ऐसे अच्छी और प्यारी क्यूट सी खबरें जो है ना वो कलेक्ट करके लेके आते हैं। भटिया से बड़ी मजे की चीजें आती हैं। मीना बाजार सर मैंने बड़े अटेंड किए हुए अपने स्कूल में, तो मीना बाजार एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा और बच्चों ने वहाँ काफ़ी इंजॉय किया।
मुझे तो याद है हमारे भी स्कूल में हुआ करती थी इस तरह की एक्टिविटीज। अच्छा। और बड़े ज़ौक शौक से हम हिस्सा लेते थे। स्टेज बचपन याद दिला दिया है मुझे इन्होंने। शुरू से बहुत शौक था। किसी भी किसी का टैबलो हो, कोई आपने मिली तराना हो, उस पे आपने एक्ट करना हो, आपने फौजी बनना हो, तो मैं तो सर पता नहीं मेरे टीचर्स को मुझे में क्या नजर आता था, हमेशा मुझे लड़का ही बना देती थी। लेकिन ऑल्दो ये अच्छी खबर है, ऐसे छोटे इलाकों से, छोटे जगहों से खबरें शामिल करने का मकसद ये होता है कि प्लेटफॉर्म ऑफ फोरम जो है इसमें हम खास तौर पर दिखाते हैं कि इस तरह के स्कूल्स में, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और बच्चों को ऐसे मौके देने चाहिए कि पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा डेवलप हो। और हरमीत, आपको याद है अपने बचपन के इस तरह के मीना बाजार और एक्टिविटीज? बड़ा शौक होता था, कितना शौक होता था मतलब। तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ और बड़ा मज़ा होता है बचपन में वैसे इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, फिर पार्टिसिपेट करना। बहुत सारे ड्रामे जो होते थे, स्टेज ड्रामे, उसमें भी हिस्सा लिया करते थे हम, तो बड़ा मज़ा भी आता है और शुगल मेला जो है वो लगा रहता है। और बचपन में ये कहानी जो है जब आप आज भी मैं देख रहा था तो मुझे वाकई में वो सारे सीन दोबारा रिपीट हो रहे थे और एक अनहोनी सी खुशी जो है वो चेहरों पर खिली होती है और बड़ा मज़ा होता है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हमारा ये रिपोर्टर बड़ा एक्टिव है और अच्छी चीज़ें जो है वो लेके आता है, कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आता है। How they shoot, how they produce, how they direct, amazing. इसमें स्पेशल इफेक्ट्स बड़ा कमाल के हैं। Yes, sir. और जैसे ये आपको जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर नज़र आ रहा है, मैट्रिक्स इसकी कमाल फिल्में थी जिसमें इसने परफॉर्म किया हुआ है। अब जॉन विक भी इसके कैरेक्टर के साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साइंस फिक्शन और उसको मिला के बहुत कमाल प्रोडक्शन इम्तिजाज है। क्विक ब्रेक लेनी हमने, न्यूज़ ब्रेक है, लेकर वापस आएँ फिर अगले घंटे में आपसे मुलाकात करते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली दूसरे घंटे में जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है, इसके लिए मजीद 2 घंटे भी शो किया जाए तो मुझे लगता है कि मैं इस पर सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही 2 घंटे गुजार सकती हूँ। पेशा वराना ख़वातीन के जो मसाइल हैं, अब स्क्रीन के उस तरफ बैठी जो ख़वातीन हैं उनके कान खड़े हो जाने चाहिए कि वो तमाम लड़कियाँ, वो तमाम ख़वातीन जो शादी के बाद भी काम करती हैं, शादी से पहले भी काम करती हैं, उन्हें किन किन मसाइल का सामना है। इतना एक लंबा अरसा गुजारने के बाद क्या पाकिस्तानी और इस्लामी माशरे में क्या काम करने वाली ख़वातीन अपनी जगह बना सकी हैं, क्या अपने आप को मनवा सकी हैं, या फिर ये एक डायलॉग जो बहुत बोला जाता है कि मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन चलती हैं, सर इसे किस हद तक मर्द हजरात एक्सेप्ट कर चुके हैं या ख़वातीन? बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और मेरे ख्याल में टॉपिक है सर। हाँ, डिटेल टॉपिक है। उज़्मा खान थी, वाइस प्रेसिडेंट है, मुख्तलिफ इदारों के साथ इन्होंने काम किया है, वो हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में हरमीत के साथ। तो ओवर टू यू हरमीत। जी उज़्मा खान साहब हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर डिस्कशन की बहुत ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा उस पर करने की और उसके हवाले से उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। तो उज़्मा खान जैसी ख़वातीन मैदान में आती हैं और उस पर काम भी करती हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने किन किन इदारों में काम किया है, कहाँ कहाँ पे काम कर रही हैं, थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है उनको बता दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, सोहा एंड एवरीबडी हु इज वाचिंग द चैनल एंड हरमीत सिंह। आपको ऑलरेडी किया तो मैंने कहा शायद चले ऑनलाइन भी ग्रीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। बेसिकली जो जिन कंपनीज़ में मैं काम कर चुकी हूँ वो मेरे 12-13 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन के अलावा आम इंस्टीट्यूट्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। ये सारे HR की कैपेसिटी में, एज HR हेड, एज HR मैनेजर। इसके अलावा फिनका कुछ बैंक्स हैं जिनके साथ मैंने किया है काम इन द कैपेसिटी ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी और विमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट, जैसे आपको पता है, बहुत टॉपिक्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, जिसमें हरासमेंट है, वर्क प्लेस हरासमेंट, उसको कंट्रोल करने के लिए जो ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं मैं उसमें काम करती थी। बट लास्टली आई एम वर्किंग विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आई जस्ट फिनिश्ड द वर्क विद देम। आई वर्क्ड एज एन HR कंसल्टेंट विद देम विद द one of the center they have in Pakistan. So basically all my work is around HR. अच्छा, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ क्योंकि जाहिर बात है कि ये टॉपिक हमारा ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जो ख़वातीन काम करती है मुख्तलिफ ऑफिस में, मुख्तलिफ दफातर में काम करती, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, या जब वो यंग, जाहिर बात है सिंगल होती हैं तो एक अलग से मसाइल होते हैं, जब शादी हो जाती है तो फिर अलग से मसाइल। कौन कौन से ऐसे मसाइल होते हैं जो उनको दफातर में भी फेस करने पड़ते हैं और फिर घर जाके भी फेस करने पड़ते हैं, और उससे मुश्किल से निकलना भी कितना मुश्किल है या कितना आसान है, थोड़ा सा और से बताइए।
जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हरमीत सिंह साहब। मैं दिलचस्प सवाल करता रहता हूँ। जी, थैंक यू। आई थिंक इसीलिए यही बेसिकली एक की है टू जस्ट टू इनग्रॉस आवर व्यूअर एज वेल। तो मैं आपके क्वेश्चन की तरफ अगर वापस आऊँ तो बेसिकली जो ख़वातीन बाहर हैं उनको भी वही मसाइल हैं, घर में हैं वो भी मसाइल हैं। मैं एक चीज़ जो बेसिक कहना चाहूँगी, सबसे पहले जो ख़ातून है या एक लड़की है, जब वो जाती है अपने कैरियर की तरफ या वो एक एजुकेशन की तरफ जाती है, तो सबसे पहले उसके जहन में ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्या वो एक ऐसा कैरियर परसू कर रही है जो कैरियर उसकी फैमिली या खुद वो आगे परसू करना चाहती है। फॉर एग्जांपल आई गिव अ वेरी वेरी कैंडिड एग्जांपल एंड दैट इज़ कि कोई अगर डॉक्टर है और वो डॉक्टर बन रही है, तो वो अराउंड 5 to 8 years, मतलब ऑलमोस्ट 7 years ये वो अपनी डॉक्टरेट में लगाती है, काफ़ी पैसा देती है, पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट होती है, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम वो सिर्फ इसलिए डिग्री मिल रही है ताकि आपको अच्छा रिश्ता मिले और आपकी शादी हो जाए। तो आप एक तो ये गलत कर रहे हैं कि आप एक सीट जो कि एक वेल कैंडिडेट, डिजर्व कैंडिडेट की है, वो ले रहे हैं। सेकेंड, आप ये कि वो जो कैरियर आपने जिसमें एक वाउच किया है कि आप जाके इंसानियत की खिदमत करेंगे, आप वो नहीं कर रहे। तो आई थिंक ये दोनों इशूज़ हैं, एक वर्किंग लेडी के और एक खातून के, जो कि आई एम श्योर द फैमिली इज द प्रायोरिटी, बट देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर माइंडेड अबाउट योर कैरियर ओरिएंटेशन। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप काम पर आते हैं, जब आप काम का अपना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि कंपनी में ग्लास सीलिंग्स बहुत हैं। ग्लास सीलिंग इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड इन HR। ये कहा जाता है कि बेसिकली जो आपकी ख़वातीन हैं, आप उनको सीनियर पोजीशन तक आने ही नहीं देते, इसलिए कि आप समझते हैं मैनी फैक्टर्स, टैबू है, स्टीरियोटाइप्स हैं कि जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, शादी हो जाती है तो बच्चों की और आई मीन लाइक ख़ानदान की प्रायोरिटीज़ की वजह से ख़वातीन जो हैं वो उस तरह कमिटेड नहीं हैं जिस तरह से मेल्स हमारे कमिटेड हैं। तो उस ग्लास सीलिंग की वजह से वो ख़वातीन आप देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको कम ख़वातीन नज़र आएंगी, ये सब हैं। अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक थिंक टैंक के अंदर वो हों ताकि वो डिसीजन मेकिंग करें और जो भी ख़वातीन नीचे हैं उनके मसाइल को समझते हुए उस बोर्ड के अंदर लेकर आ सकें। अभी आप देख ही सकते हैं कि एक बोर्ड अगर वो सारे मेल से कंसिस्टेंट है, इवन कि आई एम श्योर दे आर वेरी एजुकेटेड, वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, यू नो, आर मेल्स, लेकिन फीमेल की आपको डाइवर्सिटी उधर रखनी है ताकि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिसका मेरा ख्याल है कि कंपनी में आप देखें। प्लस मैंने एक और जगह भी डिस्कस किया था, दैट वाज इम्पेयरमेंट ऑफ सैलरीज। ठीक है, हर जगह नहीं है, थैंक गॉड के पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें ये बैलेंस्ड है, लेकिन जब आप सीनियर पोजिशंस पे जाते हैं तो इम्पेयरमेंट आपको दिखती है। जैसे अमेरिका में है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में है कि मेल और फीमेल में जो आपको सैलरीज दी जाती हैं उसमें डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सीनियर पोजीशन पे मेल है तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, फीमेल की कम होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न, यू नो, एजुकेशनल रीज़न और मे बी एनी अदर फैक्टर्स, बट दिस शुडंट बी हैपनिंग। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें बाय पॉलिसीज़ भी कंपनी में देखने चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें लॉज भी लाने चाहिए ताकि हम कम से कम जो कॉर्पोरेट ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। अच्छा, बहुत बहुत आला आपने बात की। हम जी सोहा। नहीं, आप पूछ लें फिर मैं पूछ लूंगी। मेरे ख्याल में सोहन की आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं, एक तो आपने बात की मसाइल के हवाले से, फिर उनके जो हालात होते हैं, जो ख़ासकर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं या दीगर ऐसे इदारों में ख़वातीन चली जाती है, लेकिन शादी के बाद वो, आपकी बात दुरुस्त है कि सीट सारा कुछ भी हो जाता है, मेहनत भी चली जाती है, पैसा भी ज़ाया, लेकिन शादी के बाद वो सारी पाबंदियाँ। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देखते हैं, ख़वातीन जो है जब वो काम करती हैं किसी ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं ख़वातीन ही उनको नुकसान पहुंचाने के दर पे होती है। इसकी क्या वजूहात होती है? हम देखते हैं कि जो ख़वातीन होती हैं वो एक साथ कंफर्ट फील नहीं करती। मैंने कई ऑफिस में ये चीज़ देखी है, ख़ुद भी देखी है, प्रैक्टिकली लोगों को देखा है कि जिस तरह एक दूसरे के, तो ये चीज़ होना तो ये चाहिए था कि कम से कम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जहाँ खातून निकल आई काम के लिए तो खातून को उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी क्या वजह है? अच्छा, एक सीरियस क्वेश्चन भी है बट मुझे फनी भी लगता है। वेरी लाइक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। और आप पहले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इन क्वेश्चंस पे करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि माय एक्सपीरियंस हैव बीन डिफरेंट विद द वुमेन। आई ऑलवेज हैड लाइक जस्ट 1 or 2 जहाँ पे CEOs में HR हेड की पोजीशंस अपनी 2 लास्ट पोजीशंस पे आ गई थी, सो आई वाज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द CEO। उसके अलावा मेरी बॉसेस हमेशा ख़वातीन रही हैं और मैं बिल्कुल डिफरेंस नहीं करना चाहती, लेकिन दे बीन
very very good bosses to me, and through this program I even want to dedicate thank you to you to them कि मैं यहाँ तक उन्होंने मुझे वो लेकर आई हैं। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल मैं फैक्ट से नहीं हटूंगी। सोसाइटी के औरत ही औरत की दुश्मन, जी बिल्कुल बिल्कुल की होते हुए भी मैं इस चीज से बिल्कुल नहीं हटूंगी कि वो दुश्मन है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि ये तो आपको घर की पॉलिटिक्स में भी फेस करना पड़ेगा ना, ये तो आपको बाहर की पॉलिटिक्स में भी फेस करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप अपने आपको बदल तो नहीं कर देंगे, आप लोग बाहर जाएंगे एंड जस्ट ट्राई एज यूर एज कॉम्पिटेंट विद अ मेल कोलीग, ट्राई टू सॉर्ट योर सब्जेक्ट्स आउट विद अ फीमेल कोलीग एज वेल। आप उसके साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कशंस कीजिए, काउंसलिंग करने की एक दूसरे की कोशिश करें कि अगर आपको लगता है कि वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं और आप लेस कॉम्पिटेंट हैं तो आप उनसे वो स्किल्स सीखने की कोशिश करें रादर देन कि आप उनकी लेग पुलिंग स्टार्ट कर दें। और अगर आपको लगता है कि वो आपसे सीनियर हैं तो अगर वो कहीं पे गलत कर रही हैं या वो आगे उनको बढ़ना नहीं आ रहा है तो आप उनकी वहां पे हेल्प करके खुद काउंसलिंग करें। तो मेरा तो यही ख्याल है कि प्रोफेशनल रिलेशन विल हेल्प यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें जो हम कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली हम कहते हैं कि जेलसी नहीं होनी चाहिए, हसद का फैक्टर नहीं होना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, जो आपकी किस्मत में आप तक पहुंच जाता है। ऐसी बहुत सारी फिलोसफिकल बातें जो है वो हम करते रहते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल अप्रोच देखें तो हाँ, जिन लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हो जो नहीं आगे बढ़ता किसी को देख सकते, उनका मसला होता है, वो खवातीन हो या मर्द हज़रात हो। आज के टॉपिक के इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, वो खातून जो ज़रूरत के तहत काम करती है, आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ काम करें तो एक घर चलता है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक औरत वो है जो ज़रूरत के तहत काम कर रही है, एक औरत वो है जो शौक के तहत काम कर रही है, लेकिन दोनों वर्किंग वुमेन है। यहाँ बात आपकी और मेरी हो रही है, हम काम करते हैं ना, लेकिन वो माशरा अब तक उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर सका। हमें अभी भी कहा जाता है कि अगर आप घर संभालेंगे तो कंपैरेटिवली एक औरत जो सुगड़ है और जो घर में रहती है वो अच्छा संभाल सकती है। हालांकि हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है। यू आर टॉकिंग अबाउट योर सीईओ, तो वो जो सीईओ आपके साथ काम करती है वो घर भी संभालती होगी, शादीशुदा भी होगी, और आपको भी देखिए इतना अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने। तो ये बैरियर्स जो है, अब ये जो मसाइल हैं, इनको अभी तक हम कितना % कवर कर चुके हैं कि अब एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने कि येस दे आर मोर डेडिकेटेड, वो घर और बाहर दोनों चीज़ें संभाल सकती हैं। Soha, Harmeet के questions interesting थे because you know you are somebody, a woman who is coming from the clan जो कि ये चीज़ें face करती है। तो इसी वजह से मैं इस point को पहले भी कह चुकी हूँ कि जैसे आपने you have thoroughly as said the question जो कि आप खुद भी face कर रही हैं, आप खुद भी माशरे में देख रही हैं और relate कर सकती हैं। So definitely male have a very very supportive perspective on it, लेकिन जिस पे कहते हैं ना गुजरती है वो वाकई समझता भी है। तो मैं जी बिल्कुल, तो मैं इस का आंसर जो आपका करना चाहूँगी वो ये कि मैं आपको बताऊँ कि पढ़ी लिखी है या नॉन पढ़ी लिखी है, सीनियर पोजीशन पे मेरे जैसे है या मिड सीनियर पे है या नीचे है, एक पर्सपेक्टिव पाकिस्तान में ये बिल्ड कर दिया गया है और बहुत कम इस फैमिलीज जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करती हैं कि जब एक खातून जाके बाहर काम करती है तो वो इस बात को कम एक्सेप्ट करते हैं कि वो बेसिकली ना घर की जिम्मेदारियों से भागने के लिए, थोड़ा सा शुगल में, थोड़ा सा अच्छा इंजॉय करने के लिए वो जाके ऑफिस में बैठ जाती हैं और वो गपशप लगाती हैं, एंजॉय करती हैं सारा दिन। जी सॉरी, नहीं बोले तो वो वापस आ जाती हैं, ठीक है जी जी जी। तो इसकी वजह से अब आप देखें कि बेसिकली होता क्या है, एंड आई वुड एग्री ऑन सम पार्ट। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एज आई सेड इवन फॉर डॉक्टर्स एज वेल, जो कि इतना सीनियर प्रोफेशन है, ये काफ़ी ख़वातीन जाती हैं यूनिवर्सिटी के बाद करती हैं और उनके दिमाग में यही होता है कि 1 से 2 साल में शादी हो जानी है, तो हम लोग कैरियर को उतना फोकस वो नहीं कर पाती। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर वेरी वेरी सीरियस माइंडेड वुमेन एज वेल। तो ये चीज़ कि मर्द जो है वो ब्रेड अर्नर है, वो बाहर निकल रहा है तो वो अपना पेशा इसलिए अपना रहा है क्योंकि उसने पैसे कमा कर लाने, जबकि औरत इसलिए जा रही है क्योंकि वो एक एंजॉय करके, एक अच्छा सा फन करके वो वापस आ जाएगी। सबसे पहले तो इस माइंडसेट को हटाना है। कैसे हटाना है? ये किसी और ने नहीं हटाना, ये आपके मेल्स ने नहीं हटाना, ये मैंने और आपने हटाना है। जब हम मेहनत करके अपने आप को एक डेजिग्नेशन से दूसरे पे, एक जगह से दूसरे पे लेकर जाएंगे तो एक्शन स्पीक्स फॉर देमसेल्फ रादर देन वर्ड्स। मैं 1000 ट्रेनिंग्स दे दूं, मैं कितना भी समझा दूं, जब मैं खातून को जाके अपनी एग्जांपल देती हूं कि मैंने कहां से स्टार्ट करके कहां तक अपनी कामयाबी लाई है, तो शी विल रिलेट टू दैट केस स्टडी मोर रादर देन माय ट्रेनिंग वर्ड्स ओनली। तो जैसे आप हैं, आप एक अच्छी you're sitting at a good professional level, जब आप ये बात करेंगी तो लोग आपसे, खवातीन आपसे रिलेट करेंगी क्योंकि आप एक जगह से मेहनत करके आई हैं। तो आई थिंक मोर देन एनीथिंग इट शुड बी योर केस स्टडी, योर एग्जाम्पल, गिव इट टू द अदर वुमेन वेयर एवर यू सिट इन द सोसाइटी, चाहे वो आपकी
बाहर की क्रूड सोसाइटी है जहाँ पे ख़वातीन घरों में बैठी हैं और छोटे छोटे उनको कारोबार सिखाए जाएं ताकि वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ सकें। एक दूसरी तरफ ख़वातीन हैं जिनको आप प्रोफेशन सिखाएं, कैरियर काउंसलिंग करें कि वो कहाँ कहाँ आ सकती हैं। एंड जस्ट टू बी ऑन अ वेरी शॉर्ट थिंग, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। हमारी बहुत मशहूर कंपनीज़ हैं जैसे यूनिलीवर वगैरह है या इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, उन लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जो कि आई रियली एडमायर दोज प्रोग्राम्स। बेसिकली वो प्रोग्राम्स ये हैं कि जो भी ख़वातीन कैरियर ब्रेक लेती हैं, चाहे वो शादी की वजह से लेती हैं या यू नो इफ़ दे आर हैविंग अ चाइल्ड, उसके बाद जब वो वापस आती हैं तो आपको पता है काफ़ी कंपनीज जो हैं वो दे हैड अ क्वेश्चन मार्क कि अभी इनके स्किल इन्हांस नहीं होंगे, ये घर से सीख कर आई हैं, बच्चा है साथ तो उसको ज़्यादा टाइम देंगी। उसके लिए इन बड़ी कंपनीज ने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। उसमें ये है कि उनकी फ्लेक्सिबल आवर्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग एटलीस्ट फॉर 1 to 2 years, आफ्टर दैट यू नो एवरीबडी सेटल्स डाउन। तो ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएं जो कि कैरियर की तरफ वापस लाएं इन खवातीन को और वो दोबारा से अपनी जो भी उनकी स्किल्स हैं वो माशरे को दे सकें। अच्छा, उसमें ये बताइए, अगर टाइम है तो सवाल कर सकते हैं बस एक जी। उसमें ये बताइए कि साहब सवाल करें। हाँ, उसमें ये बताइए कि आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में हरासमेंट की बात की थी। अब इतनी कोशिशों के बावजूद जो कॉर्पोरेट कल्चर है, सब हैं, उन्होंने वर्कशॉप्स की, लेकिन हरासमेंट ख़त्म नहीं हो पा रही। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जो हमारी जिसका मैंने अवार्ड विन किया था, मैं वर्ल्ड बैंक से पर सेलेक्ट होकर गई थी यहाँ से। ये वही प्रोग्राम था जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो सिलेक्टेड, आई गिवन अवार्ड एज अ वुमेन लीडर डाइवर्सिटी प्रोग्राम, और उसकी वजह से मुझे बाहर लेके गया था। आप इमेजिन करें कि मैं बेशक एक वो प्रोग्राम बता रही हूँ जो कि क्रेडिट स्विस वर्ल्ड हाईएस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ वर्ल्ड बैंक ने मुझे ट्रेनिंग दिलवाई थी, लेकिन उसके पीछे जो मेरी मेहनत थी वो मेरे सखर के गाँव से लेके पंजाब के जो आपके नॉर्थ से लेके साउथ रीजन के गांव है, वहां पे खवातीन के साथ कम्युनिटी में काम करने से, इवन जो हमारी ब्रांचेस हैं जो कि 99 ब्रांचेस थी पूरे पाकिस्तान में, मैंने सारी कवर की थी। उसमें एग्जैक्टली यही था कि आपकी हरासमेंट जो है वो सिर्फ ये लेवल पर नहीं है कि आपने उसको नाम दे दिया वर्क प्लेस हरासमेंट, ठीक है, और लॉ आपने वर्क प्लेस के लिए बना दिया। व्हाट अबाउट द वुमेन दैट आर फेसिंग हरासमेंट ऑन द रोड्स? व्हाट अबाउट द हरासमेंट दे आर फेसिंग एट होम? इनके लिए भी तो लॉज होने चाहिए। ठीक है, लॉ थोड़ा सा आपको इनको कवर करता है, लेकिन जो आपने बात की वो खत्म नहीं कर रहा है, वो उसको प्रिवेंट कर रहा है। उसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि सबसे पहले ऑब्वियसली आप खवातीन को एजुकेट करते हैं, एजुकेट योर मेन एज वेल, ठीक है, आप इन दोनों को एजुकेट करें, और वो जब एजुकेट होंगे तो डेफिनेटली यू नो देयर विल बी अ चेंज, नॉट जस्ट इन देयर होम, व्हेन दे विल गो आउट इन द सोसाइटी एंड दे विल सी अनदर पर्सन यू नो डूइंग दैट हरासमेंट, ही इज गोइंग टू होल्ड द हैंड। एंड ट्रस्ट मी, जो सोसाइटी में हम हैं, आप औरत को जितना मर्जी हरासमेंट के लिए कर दें, जब वो हरासमेंट रोकने की कोशिश करती है तो बहुत सारे फैक्टर्स लेके उसको नॉन सीरियस क्लेम करार दे दिया जाता है। लेकिन अगर एक मेल दूसरे मेल को समझाता है तो यू कैन सी द इम्पैक्ट ओवर देयर। तो ये तो हमने बात कर ली सोसाइटी लेवल पे। बाकी लेवल्स के ऊपर आप हरासमेंट के, आपका माशाल्लाह मीडिया है राव साहब, आप लोगों की आवाज़ है, प्लीज़ इस आवाज़ को उठाइए, लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए दैट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया उसमें लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि और आपको बुलाने का मकसद भी यकीनन यही था कि हम इस चीज़ को सेकंड कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद, और बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन आपके साथ रही है। इसको डिटेल में भी इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। फॉर नाउ आप थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक लेकर हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम वाजी। ब्रेक के बाद डायबिटीज़ एक ऐसा मरज़ है, ज़ियाबीतत जिसको कहते हैं, कि जो दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है, और अब तो छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी इसका शिकार होने लग गए हैं। बहुत बड़ी वजह इसकी अनहेल्दी एक जो लाइफस्टाइल है उसको कहा जाता है। और अब एक और चीज़ सामने आई है कि जो लोग वक्त पे सोते नहीं हैं, वक्त पे जागते नहीं हैं, देर तक जागे रहते हैं रात को, उनके अंदर भी ख़तरा बढ़ जाता है डायबिटीज़ का। इस हवाले से बात करते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ को बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल जावेद, माहिर हैं डायबिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और उसके अलावा फिर देर तक जागे रहना रातों को। अब देर तक जागे रहना में देर तक खाने पीने की औकात भी शामिल हो जाती हैं, मतलब इस हवाले से भी। तो ऐसे फरमाइए कि फिर क्या किया जाए, मतलब क्या वही जो तरीक़ेकार था पहले का, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएं जल्दी उठें, वो ज़्यादा बेहतर है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया।
क्योंकि आपने वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसका आजकल हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो कि इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट है हमारे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। हम पाकिस्तान में इस टाइम पे तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, जो कि हम मीना रीजन की अगर हम बात करें डायबिटीज़ के अंदर। और डायबिटीज़ को समझना इसीलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारी हर फैमिली के अंदर रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इसका कोई ना कोई एक पेशेंट से हमारा रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन हो रहा होता है। अच्छा, डायबिटीज़ बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए कि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो आपके पेनक्रियाज हैं वो इंसुलिन नहीं बना पाते। इंसुलिन अगर बनाते हैं तो वो कम मिकदार में बनाते हैं, जिसकी जो कमी है बॉडी वो फील करती है और उसके साथ साथ जो ग्लूकोज अपटेक है उसके ऊपर इंसुलिन एक्ट नहीं कर पाती। तो हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हमारा कोई पेशेंट घर में टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है और उसकी इंसुलिन उस मिकदार में नहीं बन पा रही है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप है, तो उसके अंदर स्लीप जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं। सोने के आम तौर पे जो रिकमेंडेड हमें जो गाइडलाइंस के अंदर जो मिलती हैं सारी चीज़ें, वो 7 घंटे की नींद से अगर कोई मरीज़ कम सो रहा है, यानी कि वो 7 घंटे अपने पूरे नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर शुगर के डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर वो 8 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तो भी उसके अंदर ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ के। अच्छा, कम से भी ज़्यादा, कम से भी और ज़्यादा से भी। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर कि डायबिटीज़ को अगर हमने मैनेज करना है, और हम एक कॉमनली एक वर्ड सुनते हैं प्री डायबिटीज़ का, कि प्री डायबिटीज़ इनकी रेंजेस ये हैं कि 99 से अगर कम होगा तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे, 100 से 125 हम उसको प्री डायबिटीज़, और फिर उससे आगे हम उसको डायबिटीज़ कंसीडर करेंगे। अब होता क्या है कि जब भी कोई पेशेंट हमारा नींद, जिस तरह हमारी मोबाइल हमारी एक बड़ी मेन वजह है, जिस तरह नौजवान नस्ल उसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व है, और हम देखते हैं कि लेट अराइवल हो रहा है, घर में लेट आ रहे हैं, लेट सो रहे हैं उसकी वजह से। तो जब भी वो हमारा कोई इस तरह का मोबाइल यूज़र या कोई पेशेंट इस तरह का जो लेट सोने की तरफ जाता है, तो उसके अंदर कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। जिस तरह मेजर, अगर मैं आपको एक हार्मोन का नाम लूँ, एक लेप्रिन एक हार्मोन है, वो जब बॉडी के अंदर कम होता है तो उसके अंदर जो वेकफुलनेस और जो एक्टिवनेस है वो कम होती है बॉडी के अंदर। जो फीलफुलनेस जब वो कम होगी बॉडी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि लोग अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, और जब वो रिलैक्स नहीं कर पाएंगे तो उनको अगले दिन सारा फैटीग और सारी बेचैनी के आलम में उनका अगला दिन भी उसकी वजह से डिस्टर्ब होगा। तो हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जब हमारा कोई भी इस तरह का लाइफस्टाइल है, उसको हमने किस तरह से प्लान करना है, अपनी डाइट को, एक्सरसाइज को, ताकि हम अपनी जो नींद है उसको एज पर द रिक्वायरमेंट 8 घंटे फुलफिल कर सकें, और ना उससे कम कर सकें, और ना हम ज़्यादा 10 घंटे की नींद की तरफ जा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं वो नॉर्मली मुझे लगता है कि हर दूसरे बंदे को होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर पहले बहुत ज़्यादा आम था, अब डायबिटीज़ है, हर 3 में से 2 में से एक बंदे को तो डायबिटीज़ है। लेकिन जिस टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर मुझे लगता है कि इसका टारगेट यंगस्टर्स बड़ी तादाद में, बिकॉज जगराता करना, रात को जागना, इट्स कॉल्ड फैशन नाउअडेज। तो ये आप जो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, फटीक होना, आपकी बॉडी एकीज हो जाना, ये नॉर्मल होता है और हम इसे नॉर्मल लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई कि अगर आपने जैसे कहा कि प्री डायबिटीज़ भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है, फिर कंफर्म डायबिटीज़ होता है, हम इसे किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं? क्या इसका इलाज मुआवजा भी डायबिटीज़ वाला ही है, वही गोलियाँ, वही इंसुलिन, वही सब कुछ होता है, या इसका इलाज मुआवजा भी डिफरेंट है? अच्छा, इसमें जो आपने बात की टाइप 2 डायबिटीज़ की, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ओनली 10% ऐसी पॉपुलेशन है जो टाइप 1 का शिकार है, और 90% ऐसे पॉपुलेशन है जो टाइप 2 का शिकार है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि टाइप 2 ज़्यादा प्रिवेलेंट है पाकिस्तान के अंदर। और अगर हमारे जो यंग लीड्स हैं, जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, वो इसके अंदर एंगेज हो रही है, जिस तरह से अभी आपने बात की इसकी मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आपकी जो हेल्दी डाइट है वो बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है इसके अंदर। डाइट आपकी जितनी मेंटेन्ड होगी, आपकी जो रेगुलर एक्सरसाइज होगी, फिटनेस होगी, उसके साथ साथ आपको इसके चांसेस कम हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब भी एक पेशेंट या जब भी कोई प्री डायबिटिक पेशेंट इसके अंदर ज़्यादा एंगेज होता चला जाता है, तो उसके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ड होना शुरू हो जाती है उसकी बॉडी के अंदर। इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस कि इंसुलिन प्रेजेंट है बट वो एक्ट नहीं कर पा रही, और अगर इंसुलिन प्रॉपर एक्ट नहीं कर पा रही तो जो ग्लूकोज अवेलेबल है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसके हम फैट और एनर्जी कंजम्पशन के लिए उसको हम नहीं यूज़ कर पा रहे। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड थिंग, और जैसे ही वो ग्लूकोज एक्सेस में जाएगी तो ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से वो इंसान डायबिटीज़ की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो हमारे साथी हरमीत हमारे साथ। जी हरमीत। जी जी जी।
जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शायद आपने गुफ्तगू की मैंने आवाज़ ना सुनी हो, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ कि टाइप 2 है क्या चीज़, क्या क्या अलामातें हैं? और दूसरी बात ये कि हम देख रहे हैं आजकल जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो देर तक जागना, देखकर सोना, नींद को ज़्यादा तरजीह देना, ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो इससे बचा कैसे जाए? अगर बचने की तो आपने सॉरी बात कर दी, लेकिन अगर कोई इसमें मुब्तला हो जाता है, ये शुगर उसको हो ही जाता है, तो कैसे उससे दोबारा, क्या निकलना आसान है, मुश्किल है, क्या तरीक़ाकार है? अच्छा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए भी है कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो ये आज सुन रहे होंगे, उनको पता होना बहुत ज़रूरी भी है कि हम किस तरह से इसे बचा जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जब भी किसी पेशेंट के अंदर होगी तो उसकी जो मेन अलामात हैं पॉलीडिप्सिया, अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है। जिस तरह रात को अगर कोई मरीज सो रहा है, सोते टाइम पे उसको बार बार वॉशरूम जाना उसको पड़ेगा, उसके साथ साथ उसको बार बार प्यास लगेगी, प्यास लगने के साथ साथ उसको फटीग होगी। और इसमें दो मेन चीज़ें हैं जो कि ज़रूर हमें देखनी चाहिए कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, एक सिंड्रोम का नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, के जब भी कोई मरीज रात को सो रहा है तो उसके पाँव में बेचैनी रहती है सारी रात, वो ठीक से सो नहीं पाता, और जब वो ठीक से सो नहीं पाता तो उसको प्रॉपर नींद नहीं उसकी पूरी हो पाती, और नींद पूरी नहीं होगी तो अगले दिन पूरा उसको फटीग रहेगी। और उसी के साथ साथ एक ओसीए, एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है, उसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह का पेशेंट रात को सो रहा है तो उसको सांस ठीक से नहीं आ पाता। ठीक, जब वो सांस ठीक से नहीं ले पाता, उसको ब्रीथिंग डिस्टर्बेंसेस होती हैं जिसकी वजह से वो बार बार उठता है, और जब वो उठेगा तो उसका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होगा। स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिक वो अपना जो सा उसको ग्लूकोज है वो उसके अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हम इसीलिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक इनक्रेटिन हार्मोन्स एक नाम लिया जाता है, एक हार्मोन्स है, उसके अंदर दो हार्मोन्स उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और एक जो सा है जीएलपीज। हम क्या करते हैं कि इन दो हार्मोन्स को मिकदार को पूरा रखना होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये दो हार्मोन्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी काम कर रहे होते हैं, और एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको बिल्ड नहीं होने देते, और जो हेपेटिक ग्लूकोज जो रिलीज होता है उसको भी ये मेंटेन करते हैं, और जो आपका एपिटाइट सुप्रेसेंट है ये उसके तौर पर भी एक्ट करते हैं। अब हमें क्या तरजीहात फोकस में रखनी है वो भी आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि हमें जो घर के अंदर अपनी रूटीन सबसे ज़्यादा सेट करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर हमारा ब्रेकफास्ट 8:30 बजे सुबह हो रहा है तो हमारा जो रात का खाना है वो मैक्सिमम 8:30 से लेके 10:30 तक हो जाना चाहिए, और उसके फौरन बाद हम अपने सोने की तरफ हों। और ये सुन्नत अमल भी है, जिस तरह हम सुन्नत में भी देखते हैं। कितना गैप होना चाहिए रात को खाने और सोने के दरमियान में? अमूमी तौर पर जो किताबों में लिखा हुआ है वो तो है 2 से 3 घंटों का, ठीक खाना, ताकि हजम हो जाए, हजम होने के बाद आप प्रॉपर अपना बेड की तरफ जाएं। बट होना क्या चाहिए कि रात का खाना हमें इसलिए बताया गया कि थोड़ा खाना है, मिकदार उसकी कम रखनी है ताकि वो अर्ली डाइजेशन की तरफ आप जाएं और आपकी स्लीप जो आप स्लीप वेक साइकिल आपने अपना कंटिन्यू रखना है वो पूरा कर सकें। क्योंकि इस सारी अमल का आपका जो टाइम है, वो मामलात हैं, वो आपको अगले दिन फेस करना पड़ेंगे, जिसमें आपको फटीग रहेगी, जिस तरह आपको मस्कुलोस्केलेटल पेन रहेगी, उसके साथ साथ आपका दिन जो सा एग्रेशन में गुजरेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी तब ठीक होगी जब आपका स्लीप वेक साइकिल ठीक होगा। जी सुहा। अच्छा, मुझे लगता है सोने के मामले में ना, मैंने जैसे कहा कि मेरा सवाल बेसिक ये था कि हमारा इस पूरे सेगमेंट को करने का मकसद ये था कि हम बेसिक कॉज ये जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जो आप रात को जागते हैं ये एक अलार्मिंग साइन है। बहुत सारे लोग ये बड़ा सॉलिड एक्सक्यूज देते हैं कि हम तो काम ही रात को करते हैं, और अब वो जो लोग काम भी करते हैं और उनका काम करना ज़रूरी भी है, अब ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जेनेटिकली ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है जीन्स के थ्रू, लेकिन बहुत सारे लोग जब जीन्स में कहीं होता ही नहीं फैमिली में किसी को, लेकिन आपको अचानक से लगता है कि डायबिटीज़ हो गया है, ये इसी की बेसिक कॉज है। तो ये जो मैंने आपसे पूछा था कि इसका तरीका इलाज जो है, क्या ये वही है जो कि डायबिटीज़ 1 का है, या टाइप 2 को वक्त रहते हम डायग्नोज करके ख़त्म भी कर सकते हैं? बिकॉज टाइप 1 तो ख़त्म नहीं होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा सा मजीद एलाबोरेट कर देता हूँ कि टाइप 1 का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ इंसुलिन है, उसके अंदर आपकी इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगी। मेडिसिन एज वेल, इंसुलिन, ठीक, रिकमेंडेड जो आप वायल्स के अंदर देखते हैं लोग यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन। अब जो टाइप 2 है उसके अंदर आपको मेडिकेशंस हैं आपके पास अवेलेबल। टाइप 2 के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस जरूर हो रही है, पैनक्रियाज आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उसका अपटेक प्रॉपर नहीं हो पा रहा, उनकी मिकदार कम है। तो हमें क्या करना है कि जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ मेडिसिन में स्क्रीटागॉग्स यूज होते हैं, वो ज्यादा इंसुलिन को ज्यादा बढ़ाते हैं साथ पैनक्रियाज के साथ शामिल होकर, कुछ शामिल होकर ज्यादा बढ़ाते हैं, कुछ क्या करते हैं कि जो उसकी एक्सेप्टेंस है इंसुलिन की उसको बॉडी में बढ़ाते हैं। तो टाइप 2 का जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है। टाइप 2 मैनेजेबल है, बिल्कुल मैनेजेबल है टाइप 2 डायबिटीज, जो आप वाला क्वेश्चन है
उसकी मैनेजमेंट किस तरह है कि अगर आप अपनी रेगुलर वॉक कर रहे हैं, वॉक के साथ आपका जो डाइट प्लान है वो मेंटेन्ड है, आप फिजिकल फिटनेस में एंगेज हैं, तो आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन्ड रहेगा टाइप 2 के अंदर। जबकि टाइप 1 के अंदर आपको इंसुलिन यूज करना पड़ेगी, और इसीलिए उसकी जो रेशियो है वो मैंने जिस तरह आपसे पहले बताया कि सिर्फ 5 to 10% है। और इस टाइम पे मीना रीजन के अंदर अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर हमारा पाकिस्तान फॉल करता है, अभी जो रिसेंट स्टैट है उसके अंदर पाकिस्तान नंबर 1 रैंक करता चला जा रहा है, नंबर 1 होने जा रहा है। अच्छा। तो ये एक हमारे लिए बड़ी एक अलार्मिंग फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर। और जो हमारी हैबिट्स हैं घरों के अंदर, अगर हम देखते हैं लोग मोबाइल्स में है, जिस तरह आपने वर्क एनवायरनमेंट की बात करी कि लोग लेट काम करते हैं, तो उनके अंदर टाइप 2 या डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको हमें कंट्रोल तभी हम कर पाएंगे जब हमारी स्लीप हैबिट्स और उसके साथ साथ हम अपना डाइट प्लान को प्रॉपर फॉलो करेंगे। अच्छा, इसमें जी सर, जी माफ़ी चाहता हूँ, उसमें 2-3 तरह की अब इंजेक्शंस जो हैं वो आते हैं जी, जो इंसुलिन के हैं जी। एक वो है जो हफ्ते भर के तकरीबन आपको उसमें आप लगा लें, पूरा हफ्ता ना लगाएं, पूरे दिन के ना लगाएं, एक 24 घंटे के, एक सुबह शाम के हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह से है। इसमें बेहतर कौन सा है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि बात का ये होता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन के जो इंजेक्शंस हैं उसमें फिर मरीज़ की इंसुलिन की क्वांटिटी को वो मेंटेन नहीं कर पाता, वो कम भी हो जाती है शुगर उसकी, और वो गिर जाता है, उसको चोटें लगती हैं, उसको नुकसान पहुंचता है। तो उसमें क्या किया जाए? बिल्कुल, वो हाइपोग्लाइसीमिया की एक स्टेट डेवलप हो जाती है पेशेंट के अंदर। होता क्या है कि इंसुलिन के अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक होती है रेगुलर इंसुलिन, एक होती है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, एक होती है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, एक होती है लॉन्ग ड्यूरेशन इंसुलिन, जिसमें आपका लॉन्ग टाइम इफेक्ट रहता है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द पेशेंट, के पेशेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है और उसका जो BSR लेवल है, A1C लेवल है, वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, उसके मुताबिक हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। जब भी आपका कोई पेशेंट कंसल्ट करेगा अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास, तो उसके मुताबिक उसको एडजस्ट किया जाता है, मतलब उसके अंदर कितनी रिक्वायर्ड है उसकी यूनिट्स को एडजस्ट करके हम देखते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा देंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रात के टाइम पे अगर जो हमने चीज़ अपने पेशेंट्स के अंदर देखी है ज़्यादातर, कि जब हम उनको इंसुलिन देते हैं कि अक्सर लोगों को रात के टाइम हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसकी वजह से उनकी भी नींद डिस्टर्ब होती है कि रात के टाइम पे शुगर लो होगी और उन्हें कुछ खाने की ज़रूरत है। हमने अक्सर देखा है इस तरह के केसेस को। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो रात के यूनिट्स हैं हमें उसको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि दिन के अंदर उसकी एक्टिविटीज़ है पेशेंट की, उसने बाहर निकलना है, उसने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज होना है, उसके साथ साथ रात को उसने सिर्फ सोना है, रेस्ट करना है। तो हमें उसकी यूनिट्स को उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करना होगा। ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों की स्पेसिफिकली हम बात करें डॉक्टर दानियाल, तो बच्चे भी आजकल हम देखते हैं कि बहुत छोटी एज में लेट सोते हैं, जी। अनटिल और अनलेस वो स्कूल जाना शुरू ना हो जाए, उनके अम्मा जब तक जागते रहते हैं वो भी जागते रहते हैं। तो क्या हमें इसका खदशा बच्चों में भी है डायबिटीज़ 2 का, कि हम बच्चों को बचपन से ही इस चीज़ की आदत डाल देते हैं, वो कहीं ना कहीं सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं और बड़े होकर वो ज़्यादा डायबिटीज़ 1 में कन्वर्ट हो सकते हैं, खुदा न खास्ता? ये बिल्कुल आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है। हम बेसिकली इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी एक काम कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम बच्चों को जैसे ही वो मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं या एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, तो उनको पहले से पता हो कि प्री डायबिटीज़ क्या है और मैंने इससे बचना कैसे है। इसके लिए हमारे लिए जो एक जिस तरह आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो हमारे जहन में जो एक चीज़ थी वो गेमिंग की थी, कि हम कोई इस तरह की गेम मुतारिफ करवा सकें पाकिस्तान के अंदर कि जो बच्चों के यूज़ में हो और उसके अंदर हम उसको प्री डायबिटीज़ तमाम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि जो वो बचा जा सके उससे। और जिस तरह से हमने अभी बात की कि पेशेंट अगर कोई भी बच्चा है और अपने पेरेंट्स को देखता है और उसकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब्ड है और उसकी फैमिली हिस्ट्री है कि उसमें फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज़ फॉल कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उसको सफ़र करना पड़ेगा, तो उसके अंदर चांसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होते हैं। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है कि उसके अंदर हमें ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है उस तरह के मरीज़ के अंदर या उस तरह के मरीज़ के पॉपुलेशन के अंदर, बेटे के अंदर या बेटी के अंदर, कि जब वो आने वाले टाइम के अंदर वो ना कहीं उसका शिकार हो सके। तो हमें इसीलिए उनको ज़रा ज़्यादा कॉन्शियसली देखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप किसी डॉक्टर के पास जाए ना, तो आपको अगर अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। जी हरमीत, जी कैरी ऑन। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं, आपसे ये जानना चाहूँगा कि टाइप 1 टाइप 2 जो आपने जिक्र किया टाइप 2 का, अब अगर कोई शख्स जो है या जो भी इसमें मुब्तला है टाइप 2 में, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करता, अपने जो आदत हैं वो नहीं बदलता, तो ऐसे में टाइप 1 की तरफ क्या बढ़ा जा सकता है? क्या वो मुब्तला उसी में हो जाएगा आगे बढ़ के? ये और नुकसान, कितना नुकसान इसके लिए होगा? नहीं, टाइप 1 बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि जो आपका ऑटो इम्यून डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है किसी भी पेशेंट की बॉडी के अंदर, आपकी जो बीटा सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली काउंटर अटैक करने लग जाते हैं आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन को। तो टाइप 1 इज डिफरेंट थिंग। टाइप 1 आपकी ट्रांसफर होती है फ्रॉम जीन्स, जो हम बात कर रहे हैं जेनेटिकल ट्रांसफर की। टाइप 2 आपका डिपेंड करता है फैमिली हिस्ट्री के ऊपर, आपकी फैमिली के अंदर कितने लोग उसके एक्सपेक्टेड थे। अब ये चीज डिस्कवर हो रही है, साइंटिस्ट इस प्रोस्पेक्ट पे पहुंचे हैं कि टाइप 2 भी जेनेटिकली ट्रांसफर होती चली जा रही है।
बट पहले क्या था कि जब भी कोई पेशेंट 30 साल से उम्र का ज़्यादा होती थी उसकी, तो उसके अंदर इसके चांसेस बढ़ते थे, उसकी हैबिट्स की वजह से, उसके अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन की वजह से, उसका बीटा सेल डिस्टर्बेंस की वजह से, पेनक्रियाज की वजह से, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर काउंटर अटैक थे। अब क्या हो रहा है कि अब ये भी जेनेटिकली ट्रांसफर होने के खदशात बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं किसी भी फैमिली के अंदर किसी एक को अगर है, तो अब जब उसके ऑफस्प्रिंग्स हो रहे हैं आगे, तो उनमें भी ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर हो रही है। जब से इससे पहले टाइप 1 ऑटोमेटिकली नरेटेड थी कि ये चीज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये इस तरह से ट्रांसफर हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मैंने भी बात की कि ओनली इसकी जो रेशियो है टाइप 1 की वो 5 to 10% है। डायबिटीज की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, ज्यादा फोकस हम इसको इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज ज्यादा प्रिवेलेंट है पाकिस्तान के अंदर। वरना इसके गेस्टेशनल डायबिटीज है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर होती है हमारी फीमेल्स को, जो पहली दफा होती है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज क्लैरिटी मैं देना चाहूंगा जरूर कि हमारे एक मिसकंसेप्शन है कि उसको पहले अगर कोई डायबिटीज का अटैक हुआ या उसके अंदर पहले कभी A1C लेवल रेज्ड हुआ हो, उसको हम कभी भी गेस्टेशनल के तौर पे शुमार नहीं करेंगे। गेस्टेशनल डायबिटीज इज दैट डायबिटीज के जो प्रेग्नेंट वुमन को एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी उस टाइम डेवलप हुई, उससे पहले कभी उसके अंदर शुगर का तस्वुर भी ना हुआ हो। तो ये चीज एक बड़ी क्लियर करने की जरूरत है। जो हम रेशियो काउंट करते हैं अपनी स्टैट्स के अंदर, उसके अंदर हम उन पॉपुलेशन को लेते हैं जिसके अंदर वो उस टाइम पे अपीयर हो रही है। अच्छा, ये अवेयरनेस है डॉक्टर दानियल, बड़ी क्लियर बात ये है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, हम टाइप 2 को प्री डायबिटीज भी कह सकते हैं। अगर हम आम अल्फाज में कहें तो ऑन एंड ऑफ आपको डायबिटीज चेक करते रहना चाहिए अगर आप टाइप 2 को डायग्नोस करना चाहते हैं। लेकिन अक्सर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको हमेशा ये कहने की कोशिश करता है कि नहीं, कोई मसले की बात नहीं है, आप इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। तो ये अवेयरनेस डॉक्टर्स की जाने से देनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, बात करेंगे मजीद भी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो द क्वेश्चन वाज कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। डॉक्टर दानियल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं अक्सर औकात, तो वो कहते हैं कि कोई मसले वाली बात नहीं है अगर 130, 140 या 150 से खुदा न खास्ता ऊपर हो तो। प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ 2 इज़ द सेम काइंड ऑफ थिंग। अगर 120, 130 पे जा रही है तो इट्स अलार्मिंग, डॉक्टर को बताना चाहिए। डॉक्टर्स इस हवाले से क्या क्या अवेयरनेस दे रहे हैं, हम क्यों कह देते हैं कोई मसले वाली बात नहीं है? अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि अपना बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं डायबिटीज़ अवेयरनेस के ऊपर, जिस तरह से अभी आपने बात की, और ये करना बहुत ज़रूरी भी है हमारी जिस तरह की पॉपुलेशन है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिस तरह के हम लॉन्च कर सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जिस तरह के मैंने खुद से इसके ऊपर 3 आर्टिकल्स पब्लिश किए। और उन 3 आर्टिकल्स का सिर्फ पर्पज़ यही था कि मैं किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं और मैं वो फैक्ट्स दिखा सकूं हमारी पॉपुलेशन को कि वेयर वी आर स्टैंडिंग और हमारा फ्यूचर किस तरह से प्रेडिक्ट हो रहा है। IDF के साथ अभी एक IDF एक एसोसिएशन है वर्ल्ड वाइड जिसको बहुत रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, उसके साथ हमारी कुछ कोलैबोरेशंस भी चल रही हैं। मैंने खुद उसके साथ अभी रिसेंट एक कोर्स भी मुकम्मल किया है डायबिटीज़ एंड CVD के ऊपर। उसके करने का पर्पज़ ये था कि वो चीज़ें करके हम जो अपनी नीचे पॉपुलेशन है उसको अवेयरनेस किस तरह से दे सकते हैं। हमारे अवेयरनेस के डिफरेंट टूल्स हैं, जिस तरह पेशेंट अगर आ रहा है तो थ्रू काउंसलिंग हम उसको बता सकते हैं। काउंसलिंग के साथ आजकल डिजिटल एस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ों को हम किया जा सकता है बेहतर तरीके। जिस तरह मैंने अभी आपसे गेमिंग की बात की, डिफरेंट शोज़ हैं, शोज़ हमने लॉन्च किए कुछ डायबिटीज़ अवेयरनेस के ऊपर। डॉक्टर्स ने अपनी टॉक्स रिकॉर्ड करवा के अपने OPDs के अंदर वहाँ पर अपने रन की लोकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और उसके साथ साथ उनकी छोटी CDs बना के हमने कन्वे की आगे डॉक्टर पेशेंट्स के साथ। और जो भी हमारे साथ पेशेंट एंगेज हो रहा है, जिस तरह फैमिली के अंदर कोई इस तरह कॉन्सिक्वेंसेस उसको फील होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको एंगेज करते हैं उसकी कन्वीनियंस के तौर पे, कि जिस तरह से वो कन्वीनियंट होगा उसको वो मॉड्यूल्स दे रहे हैं। जिस तरह वो डिजिटली अगर ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो हम उसको कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में वो चीज़ देंगे, नहीं तो हम फेसबुक के ऊपर डिफरेंट हमने पेजेस अपने रन कर रहे हैं। डॉक्टर्स कम्युनिटी इसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही है। उसके साथ साथ कुछ हमारे लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस तरह बाइड है, बकई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी, उसके साथ साथ हमारा IDF है, WHO के काफ़ी इस पर एक्टिव रोल है। तो हम इसको ये हमारे लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो जो रोल है उसको एंड यूज़र तक हम किस तरह से पहुँचा पाते हैं। एक जो निगलेक्टेड थिंग थी हमारे पास, वो हमारे पास टीनेजर्स थे, जो बच्चे थे जिन्होंने आगे जाके इस मर्ज का शिकार होना है, उनको हम किस तरह से बता सकते थे। तो उसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई इस तरह का एंगेजिंग टूल लेके आए, उनकी रेगुलर एंगेजमेंट बढ़े, उनको मतलब पता लगे। अपने एंड से जो कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अब अगली बारी है आपकी। एक अलार्मिंग सिचुएशन है तो आपको अपने बच्चों का खास ख्याल रखना है और उसके लिए आपको वक्त रहते डायग्नोस करना ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, गुड टू सी यू। और बड़ी अच्छी मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम और खासतौर पर इस सेगमेंट को करने का जो मकसद है वो पूरा हो गया होगा कि वक्त रहते इस चीज़ को डायग्नोस करके इसके इलाज मुआलजे की तरफ जाएं। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए इश्यूज़, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।